हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस हफ्ते के दौरान जो बाज़ारों के अंदर बेस बना, अब उसके बाद बाज़ार आगे क्या करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहली बात यहाँ पर हमने आपके साथ जो चर्चा की थी वो हम सबसे पहले डिस्कस करना चाहेंगे। तो निफ्टी में हमने और बैंक निफ्टी में भी दोनों जगह पर मंथली एक्सपायरी के बाद मैंने आपके साथ स्पष्ट रूप से एक बात बोली थी कि यहाँ से एक टेक्निकल बाउंस आएगा। उसके बाद उस हफ्ते में टेक्निकल बाउंस आया और ये जो हफ्ता बीता है अभी लास्ट हफ्ता, क्योंकि पिछली मंथली एक्सपायरी के बाद 2 हफ्ते बीते हैं। एक हफ्ते में हमने क्लियर कट बोल दिया था, कोई कुछ भी चिल्लाता रहे कि बाज़ारों में मंदी हो गई और भयंकर मंदी होगी, नहीं होगी। और बाज़ार से वहाँ बाज़ार ने पुल बैक किए और मैंने भी आपको खुद भी ये बताया था कि यहाँ पर मंदी करना बहुत ही खतरनाक हो जाएगा और वैसा हुआ भी। हालांकि पिछले हफ्ते हमें एक रेंज बाउंड की उम्मीद थी, बाजार रेंज बाउंड ही रहा लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में रहा। तो यहाँ पर भी हमारा मंदी करने का बिल्कुल भी रुख नहीं था। हम ये मान लेते कि ऊपर जाए तो बेच दीजिए, नीचे आए तो खरीद लीजिए। बट हाँ, बाज़ारों में एक पॉजिटिव रुझान जो है रहा। अब ये निफ्टी 50 के चार्ट से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो निकल कर आती हैं। टेक्निकल पैरामीटर्स पे देखिएगा, जनरली जब पैटर्न एक रेंज में रहते हैं, बाजार एक लंबे समय की रेंज में रहते हैं, तो बीच में इंटरमीडिएट्स एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न्स बनाते रहते हैं। देखिएगा, ये जो पैटर्न्स हैं ये बताते हैं कि जब बाजार एक ओवरबोट हो जाए तो उसमें एक सेलिंग आ जाती है, फिर बाजार जो है नीचे आते हैं, फिर बाजार ऊपर जाते हैं और फिर जैसे ही ओवर बोट होते हैं फिर नीचे सेल आ जाती है। तो जनरली जब एक टेक्निकल लेवल्स के अंदर बाजार फंसा रहता है और कोई बहुत बड़े फंडामेंटल चेंजेस नहीं होते हैं तो इस तरीके के पैटर्न काम करते हैं। अब यहाँ पर जब मंदी का जो पैटर्न होता है वो जनरली एम पैटर्न होता है और तेजी का पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न होता है। और डब्ल्यू पैटर्न का जो ब्रेकआउट होता है वो एक तेजी का इंडिकेशन कर रहा होता है कि भाई अब इस डब्ल्यू से बाहर निकल गया बाजार और अब एक नई तेजी करेगा। और एम पैटर्न के अंदर सीधा से देखा जाता है कि अगर एम पैटर्न का जो है ब्रेकडाउन होता है तो ये माना जाता है कि भाई अब एम की जो लास्ट कैंडल है उसके बाद और बाजार टूट सकते हैं। अब यहाँ पर बाजार के अंदर देखिएगा बिग डब्ल्यू बनेगा या स्मॉल एम। देखिएगा, एक स्मॉल डब्ल्यू तो जनरली बाजार ने कंप्लीट कर दिया इसको अगर आप देखेंगे। हालांकि इसमें भी 25,200 तक के दायरे बनते हैं। तो मेरा पहला दायरा निफ्टी के ऊपर 25,200 का ही दायरा बनता है। या तो 25,200 क्लोजिंग बेसिस के ऊपर बाजार यहाँ से स्लिप होके एक एम पैटर्न की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं, यानी कि जो महीने का आधा हिस्सा है वो फिर कमजोरी की तरफ जा सकता है। तो पहला व्यू बनता ही है। तो 25,200 25,200 एक क्रूशियल लेवल है कि क्या बाजार इस लेवल को ब्रीच करके नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर अगर 25,200 के ऊपर अगर बाजार ठहरता है और क्लोजिंग बेसिस पर, तो यहाँ पर आप ये मान के चलिएगा कि बाजार के जो रीसेंट हाई थे उन हाईज के आसपास जो है बाजार जाएगा, जो कि 25,600 के आसपास बनते हैं, यानी कि एक बड़ा डब्ल्यू बन जाएगा। राइट। तो ये जो बड़ा डब्ल्यू बनेगा, अब इसका ब्रेकआउट होके ऊपर आएगा या नीचे आएगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मेरा मानना ये है कि ये दोनों पॉसिबिलिटी अभी है कि 25,200 के बाद जो है बाजार 25,600 तक भी प्रस्थान कर सकता है और 25,200 से पलट भी सकता है। तो 25,200 एक मील का पत्थर है, एक ऐसा माइलस्टोन है जो डिसाइड करेगा कि बाजार को ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो क्योंकि इस हफ्ते में हम जो रेंज मान के चल रहे हैं वो 25,600 बनती है। अगर 25,200 टूट जाता है तो ये क्लियर कट है। तो अभी यहाँ पे टेक्निकली आपने देखना कि अगर 25,200 टूटने के बाद बाजार ऊपर खड़ा हो जाता है तो ये समझिएगा कि बुल्स जो है बाजार के अंदर वो जो है पूरा अपना कंट्रोल बाजार में लेते हुए नजर आएंगे और 400 पॉइंट का एक टेक्निकल बाउंस और आपको देखने के लिए मिलेगा। ये तो पहला व्यू बनता है मेरा। और दूसरा व्यू ये बनता है कि भाई ये पोजीशन बने ही ना, ये स्थिति बने ही ना और बाजार 25,200 से ही घूम जाए और एक स्मॉल एम की तरफ बाजार जो है प्रस्थान करे। अब बाजार स्मॉल एम में अगर बाजार आता है तो देखिएगा नीचे के जो दायरे आते हैं वो रिसेंट लोज हैं जो 24,400 के आसपास बनते हैं। तो यहाँ पर जो है एक विशेष नज़र यही है कि जो 25,200 है उसके नीचे जब तक बाजार टिकेगा, 25,200 तोड़ने के बाद बाजार ऊपर जाएगा तो एक तेजी आएगी। और नीचे अगर 25,000 को तोड़कर, और इसमें भी थोड़ा सा एक पेच है, वो है 24,930
24,930 के नीचे अगर बाजार ट्रेड करने लगता है तो आप ये समझिएगा कि बाजार 24,400 की तरफ प्रस्थान करता हुआ नजर आएगा। तो ये जो हफ्ता है ये बड़ा मेक और ब्रेक लेवल है यहाँ पे है। तो 25,200 जो है मेक और ब्रेक लेवल है, इसके ऊपर एक बाजार बुल ट्रेंड में जाएगा, और अगर 25,200 के नीचे बाजार आएगा तो एक बिगर ट्रेंड में आएगा। ये टेक्निकली जो है बाजार की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अब जहाँ पर मेरा व्यू क्या करता है कि भाई सर इसमें कितनी प्रोबेबिलिटी ऊपर की है, कितनी प्रोबेबिलिटी नीचे की है। देखिएगा इस बार ना स्थिति कुछ ऐसी है कि यहाँ पे दोनों इस बार ना 50-50 है, दोनों 50-50 है। जनरली मेरा ऐसा होता नहीं है कि मैं 50-50 पे कई बात ख़त्म करूँ। मेरा सीधा क्लियर कट होता है भाई ये एक 70% या 80% चांस है, एक 20% चांस है। तो यानी कि मेरा वो एक तरीके का व्यू होता है कि भाई हाँ मेजोरिटी मेरी इस साइड है। लेकिन इस बार जो है लेवल्स इस तरीके के हैं क्योंकि पैटर्न्स ऐसे बन रहे हैं, यहाँ पे दोनों स्थिति बनती हुई नजर आएगी। तो मैं इस बार 50-50 मान के चल रहा हूँ कि दोनों साइड की पॉसिबिलिटी है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा एज मुझे इस बात का मिलता है कि बाजार एक ओवरसोल्ड स्थिति में जो है पुल बैक करके आ चुका है। तो ये केवल एक टेक्निकल पुल बैक हो 25,200 तक, तो यहाँ से बाजार रिवर्स करे दोबारा से, बाजार में एक इनहेरेंट वीकनेस बने फिर, और 25,200 को मात्र हम एक टेक्निकल बाउंस की तरह समझें और एक छोटे डब्लू पे हम ये माने कि जो है ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है इसकी जो फॉर्मेशन है। तो ये पॉसिबिलिटी में अगर मैं 1% अगर किसी साइड जाना चाहूँ, 50 से अगर 51 करना चाहूँ, तो मेरा तो जो व्यू बनेगा वो ये बनेगा कि ये टेक्निकल पुल बैक और यहाँ से बाजार नीचे ही आना चाहिए, केवल 1%। लेकिन 25,200 एक मेक और ब्रेक लेवल है क्योंकि बाजार तोड़ने के लिए भी बड़े प्लेयर्स को भी भाई अच्छे भाव पे माल बेचना होता है, और जब बाजार ओवरसोल्ड होते हैं तो वो खरीदते हैं, और यही हमने व्यू रखा भी था। आप देखिएगा निफ्टी बैंक भी एक रेंज में फंसा हुआ है, एक इस रेंज में है, और इसमें भी हमारा सीधा सा क्लियर व्यू था कि ये जो 53,500 के आसपास बाजार है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है। मैं अभी भी कहता हूँ इस स्पोर्ट को कि 53,500 53,400 ये एक ऐसा दायरा है 100 पॉइंट का, इसको तोड़ पाना ना कोई छोटे मोटे बियर्स के तो बस की बात है नहीं। यानी कि ये लेवल अगर टूट गया ना तो फिर बाजार की धज्जियाँ हो जाएंगी। अगर 53 और इस यहीं पर हमने कहा था बाजार ओवरसोल्ड है, यहाँ से पिकअप करेगा। क्या सर ये लेवल टूट नहीं सकते? टूटेंगे, समय दीजिए, अभी नहीं टूटने के आसार लग रहे हैं। बट हाँ ये हो सकता है कि अक्टूबर में टूट जाए, नवंबर में टूट जाए, एक पुल बैक के बाद टूट जाए लेवल, तो ये भी टूटेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल हमें इस महीने के दौरान ये लेवल टूटते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, और आएंगे भी तो वो लास्ट वीक में आएंगे। अभी तो हमें कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस लग नहीं रहे। तो यहाँ से बाजारों में मुझे जो भी लग रहा है कि जो क्लियर पैटर्न बनेगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक साइड डायरेक्शन में अगर चलें तो यहाँ पर 55,200 तक मुझे लग रहा है शायद बाजार ना मार ही देगा कल ही, सोमवार के अंदर ही जो है बाजार 55,200 के आसपास जाए, और यहाँ पर फिर एक रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ पर भी एक सेलिंग आएगी। तो जैसे निफ्टी में 25,200 है उसी तरीके से बैंक निफ्टी में 55,200 है। ये मेक और ब्रेक लेवल है। यहाँ पर अगर निफ्टी 25,200 के ऊपर काम करने लग जाए, बैंक निफ्टी 55,200 के ऊपर काम करने लग जाए, और दोनों क्लोजिंग बेसिस पर क्लोज कर दें, ये समझ लीजिएगा बहुत जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आएगी, और फिर बाजार में निफ्टी 300-400 पॉइंट और बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट तक और चल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से पलटा बाजार 55,200 तक, तो बाजार एक बियर ग्रिप में आ जाएगा। हो सकता है कि बहुत बड़े फॉल आए एक झटके के साथ, बड़ा बाजार 55,200 से लेके 53,500 की रेंज में फंस जाएगा। नीचे मुझे 53,500 टूटता हुआ नहीं नजर नहीं आएगा, और फिर 55,200 से रिजेक्शन आ जाएगी। तो ये चांसेस हमारे को लग रहे हैं। तो इसी के हिसाब से हमें लगता है कि हम अपने ट्रेड भी सेट कर सकते हैं। अगर निफ्टी बैंक में देखें तो 53,500 जो है एक मेरे लिए मेजर सपोर्ट है, और 55,200 जो मैंने आपको बताया उसके बाद अगर वीकली बेसिस पे देखें तो एक 600 पॉइंट और 55,200 अगर टूटता है तो बाजार 55,800 और इवन 56,000 के आसपास तक भी जाते हुए नजर आ सकते हैं इसी हफ्ते। अगर निफ्टी बैंक के अगर मंथली कैंडल्स को भी देखें तो वो लेवल्स भी यही बता रहे हैं कि 54,500 के आसपास जो है बाजार अभी हालांकि ऊपर चल रहा है, तो अभी इमीडिएट सपोर्ट जो है 54,500 के आसपास आपको मिलनी चाहिए। मंथली चार्ट भी हमारे को ये बता रहा है। और दूसरी बात ये कि जो मेजर सपोर्ट है वो मैंने आपको बता ही रखी है 53,500 है।
बैंक निफ्टी की देखिएगा वीकली कैंडल्स ये बता रहे हैं कि जब बाजार जो है पिछले साल अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जब ये लेवल्स टूटे थे तो ये एक ओवरसोल्ड जोन में गया था और उसका एक रिएक्शन आपने फिर मार्च के लास्ट से आपने देखा। तो मार्च के जो लास्ट वीक है उससे एक बड़ा ही पुल बैक जो है बना था। तो अभी ये जब लेवल्स अगर टूटते हैं 53,500 के, जो मैंने अभी आपके साथ चर्चा की, अगर 53,500 टूटते हैं तो बाजार फिर इसी तरीके की एक ओवरसोल्ड जोन में आ जाएगा और फिर हो सकता है कि बाजार 52,500 52,000 या ओवर नीचे के भी दायरे आ सकते हैं। फिर ये समझिएगा कि ये जो बुल मार्केट स्टार्ट हुई थी ये ओवरसोल्ड से, ये सारे बंदे फंस गए, ये इसकी जो तेजी वाले प्लेयर फंस जाएंगे अगर 53,500 टूटता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि 53,500 टूटना बहुत आसान नहीं है। टूटेगा लेकिन वो तब टूटेगा जब बड़े प्लेयर एक अच्छी खासी पोजीशंस बना चुके होंगे। अभी उस तरीके की पोजीशंस बाजार में नहीं बनी हुई हैं। आगे बात करते हैं निफ्टी 50 का जो पैटर्न है वो मैंने बता दिया आपको कि भाई छोटा डब्लू तो बन गया है, उसमें 55,200 तो 25,200 तक के दायरे, वो शायद जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो बन ही जाएगा। तो वो तो शायद सोमवार को सुबह खुलती है और सोमवार में मुझे लग रहा है कि बाजार सुबह तो पॉजिटिव रहे लेकिन दोपहर में या 11:30-12 बजे के बाद जो है बाजारों में एक सडन जो है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस लेवल भी 25,200 के आसपास बनता है। निफ्टी 50 का जो कैंडल है वो अगर हम 1 वीक पे देखें तो वो भी ये इंडिकेट कर रही है कि अगर निफ्टी 25,600 तक चली भी जाए तो उसके बाद एक बढ़िया वाला एम पैटर्न बड़े कैंडल पे बनेगा। तो हो सकता है कि ये हफ्ता आपको और तेजी का मिले, ये हफ्ता आपको तेजी का मिले, अगला हफ्ता कंसोलिडेशन का मिले और फिर जो लास्ट हफ्ते में केवल 2 दिन एक्सपायरी के बचेंगे तो वहाँ पर एक ब्लंडर हो जाए, ऊपर से फिर एक सेलिंग आए और फिर वो सेलिंग अक्टूबर में भी चलती नजर आए। तो यहाँ पर हमें अभी इस हफ्ते के दौरान हम कोई भयंकर ना मंदी की बात कर रहे हैं ना तेजी की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाजार एक टेक्निकल लेवल्स के आसपास काम कर रहा है। तो निफ्टी 25,200, बैंक निफ्टी 55,200, इसके ऊपर तेजी, इसके नीचे मंदी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर एक क्लियर व्यू मेरा बनकर आया। अब जो पोजीशंस है डेटा की तो देखिएगा FIIs ने भी फ्राइडे के सेशंस में अपने इंडेक्स फ्यूचर्स भी प्लस किए, स्टॉक फ्यूचर्स भी प्लस किए और इंडेक्स में देखिएगा कॉल ऑप्शंस में भी तेजी की और पुट ऑप्शंस में थोड़ी खरीदारी की। नेट पोजीशंस अभी भी पुट ऑप्शंस में मंदी की है, लेकिन ये जो डेटा है ये बता रहा है कि FIIs अब इतना एग्रेसिवली मंदी नहीं खेल रहे हैं। तो जिसको देख के भी लगता है कि भाई थोड़ा सा बाजार सुधर सकते हैं। अभी तो ये जो 25,200 का जो लेवल है इसके बाद आगे के FIIs के डेटा किस तरीके से बदलते हैं वो देखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 25,200 जाने के बाद, पार करने के बाद FIIs की भी जो शॉर्ट पोजीशंस थोड़ी बहुत है वो कवर करने के लिए आएगी, क्योंकि अब FIIs ने अपनी जो शॉर्ट पोजीशन है वो काफ़ी कम कर ली है। इंडेक्स फ्यूचर्स काफ़ी हालांकि अभी भी शॉर्ट है, लेकिन फिर भी इस हफ्ते के दौरान काफ़ी जो FIIs की मंदी बनी हुई थी वो काफ़ी कम हो चुकी है। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर जिनको मैं बोलता हूँ, यानी कि जो प्रोप्राइटरी अकाउंट्स हैं, वहाँ पर एक तेजी की पोजीशंस बनी है और उन्होंने ऑप्शंस मार्केट के अंदर एक अच्छी तेजी बनाई है। पुट ऑप्शंस भी बेची हैं और कॉल भी खरीदी है, दोनों तेजी का इंडिकेशन दे रही है। इसके अलावा स्टॉक फ्यूचर्स में एक मामूली सेलिंग है, इंडेक्स फ्यूचर्स में एक अच्छी खासी सेलिंग है। तो इन सब के बीच में प्रो के जो अकाउंट्स हैं वो आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन 60% जो है वो तेजी की तरफ है और 40% मंदी की तरफ है। और क्लाइंट की जो पोजीशंस हैं वो इस तरीके की हैं कि वो भयंकर तेजी में है। हालांकि उनकी तेजी अब इस तरीके की है कि जो फ्यूचर्स हैं उसमें एक अच्छी तेजी है, लेकिन इन्होंने अपनी तेजी में प्रॉफिट काटा, तो अपनी तेजी को धीरे धीरे कम करते हुए नज़र आ रहे हैं और साथ में ऊपरी लेवल पर एक रेजिस्टेंस फेस कराने की कोशिश कर रहे हैं और कॉल बेच रहे हैं, यानी कि उनको लगता है कि बाजार को हम ऊपर जाने नहीं देंगे। और इसी तरीके से बाजार में पुट भी बाय की जा रही हैं, यानी कि उनकी जो बेची हुई पुट थी उसमें उन्होंने एक प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुट बेचना मतलब तेजी करना। तो जब बाजार ऊपर की तरफ आए तो उन्होंने अपने उन सौदों में प्रॉफिट बुक कर लिया। तो कुल मिला के क्लाइंट की पोजीशंस भी उतनी भयंकर तेज नहीं है जितनी पिछली मंथली एक्सपायरी की तरफ थी, और वो पोजीशन फंसी हुई थी उनकी। और DIs ने भी एक अच्छी खासी बाइंग की। अगर हम पुट कॉल रेशो को देखें तो निफ्टी की पुट कॉल रेशो 1.32 पे है, और अगर ये रेशो 1.4 के आसपास या 1.5 के आसपास जाएगी तो ऐसे लेवल पर हम अक्सर देखते हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो जो 25,200 का लेवल है, या तो इस लेवल के आसपास थोड़ा सा बाजार घूमता रहा, 1-2 दिन बिता ले,
तो होगा क्या कि ये पुट कॉल रेशियो नीचे की तरफ आ जाएगी 1.1, तो एक नई तेजी का स्कोप बन जाएगा। लेकिन अगर वो यहीं पर रहा और एकदम जो है पुट कॉल रेशियो 1.4 के आसपास चली गई, तो फिर आपको एक सडन प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर पुट कॉल रेशियो इन्हीं लेवल के आसपास ये इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ मेंटेन करती हुई नजर आई, तो जो है बाजार ऊपर जाने का स्कोप रखेंगे। लेकिन अगर पुट कॉल रेशियो 1.4 या 1.5 के आसपास आ गई और 25,200 पे बाजार हुआ, तो ये मान के चलिएगा कि सडन प्रॉफिट बुकिंग कभी भी बाजार के अंदर आ सकती है अगर उस 1.4 के आसपास पुट कॉल रेशियो निफ्टी की चली जाती है। तो बैंक निफ्टी में ऐसी पोजीशंस नहीं है। बैंक निफ्टी की जो पोजीशन है वो बिल्कुल न्यूट्रल है। तेजी और मंदी वाले दोनों जो है पोजीशंस न्यूट्रल करके जग गए हुए हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो एफआईज ने भी देखिएगा 9 तारीख को 2000 करोड़ की बाइंग की और 12 सितंबर को बाइंग की थी, तो उतनी सेलिंग नहीं कर रहे हैं जो एफआईज पिछले महीने के लास्ट के 8-10 दिन में जो की थी। तो यहाँ से भी जो डेटा पॉइंट है कैश मार्केट के वो भी थोड़े से सॉफ्ट हो रहे हैं। हालांकि देखिए कि ग्रो की वेबसाइट से हमने इन्फॉर्मेशन ली है, वहाँ पे 24 कैरेट्स का जो भाव है वो 1,18,000 दिखाया जा रहा है 13 सितंबर का, जो वो है नहीं। हालांकि बाज़ारों में जो अभी गोल्ड का भाव है डोमेस्टिक मार्केट में वो 1,11,000-12,000 के आसपास जो है अभी ट्रेड कर रहा है। लेकिन गोल्ड में भी एक अच्छा राइज जो है तकरीबन 2.5-3% का इस हफ्ते के दौरान भी पिछले 10-15 दिन के दौरान भी अगर आप देखें तो 3 से 4% के बीच में एक तेज़ी हम देख चुके हैं गोल्ड में। इसके बाद जो है सिल्वर में भी एक अच्छी तेज़ी हमें देखने के लिए मिली और गोल्ड के रेट जो है 11,130 यानी कि 1 ग्राम का जो भाव है यानी कि 1,11,000 1,12,000 के आसपास जो है गोल्ड के प्राइस दिल्ली में है। और सिल्वर में भी जो पोजीशंस हैं अगर हम देखें तो सिल्वर भी 1,30,000 के आसपास ट्रेड कर रही है। अब जो आज की इस वीडियो के अंदर जो मैंने चर्चा आपके साथ की, उस चर्चा में अब एक चीज़ और जोड़ना मैं चाहूँगा कि देखिएगा यहाँ पर जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपको बताऊँगा। देखिएगा यहाँ पर जो इंडिया के सेंट्रल बैंक्स हैं, इंडिया के जो सेंट्रल बैंक है यानी कि आरबीआई, इसी तरीके से जो वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स हैं वहाँ पर एक स्पेशल चीज़ देखने के लिए मिल रही है कि वो सेंट्रल बैंक्स अपनी करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए गोल्ड खरीद रहे हैं। और मैं कुछ इस दबे शब्दों में अगर आपसे बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो करेंसी की वॉर है वो उसमें जो है धुआं नज़र आने लगा है। यानी कि धीरे धीरे करके जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं अब वो ट्रेड को, इकोनॉमी को, करेंसी को अपनी कंट्री के फेवर में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए जो रिज़र्व करेंसी डॉलर है उसको ऑफलोड कर रहे हैं और उस पैसे से गोल्ड को ख़रीदा जा रहा है। तो जो गोल्ड के अंदर तेज़ी बनी हुई है, बहुत लोगों को लगता है कि गोल्ड 20% करेक्ट हो जाएगा, 30% करेक्ट हो जाएगा, 40% करेक्ट हो जाएगा। फंडामेंटली हमें ऐसा नहीं लग रहा है। और सबसे खास बात ये लग रहा है हमें कि गोल्ड हो या सिल्वर हो, वहाँ पर जो व्यू है, जो रुझान है, वो थोड़ा सा बदलता हुआ आपको पब्लिक का भी नज़र आएगा। देखिएगा सेंट्रल बैंक तो गोल्ड खरीद रहे हैं, लेकिन भारत सरकार पब्लिक को कभी नहीं कहेगी कि अब गोल्ड खरीदिए या सिल्वर खरीदिए। गोल्ड के जो कॉइन्स हैं उसके ऊपर तो सरकार गोल्ड के ऊपर लोन भी जो है अलाउ नहीं करती। या आप अपने जो ज्वेलरी आइटम्स हैं उन पे ले लीजिए, लेकिन अगर आपके पास गोल्ड के बिस्किट्स हैं, गिन्नी है, तो उस पर तो आपको लोन भी नहीं मिलता। तो सरकार की जो पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो ये है कि बैंक से अगर आप सिक्के लेके जाओ और कहो जी मुझे गोल्ड लोन दे दीजिए, जबकि वो सेफ़ है, उसमें मेकिंग चार्जेस वगैरह या उसमें इम्प्योरिटी कम होती है, फिर भी नहीं देते क्योंकि सरकार चाहती नहीं कि आप जाके गोल्ड खरीदो। लेकिन भारत सरकार को पता है कि जो आरबीआई, जो भारत सरकार को इतना मोटा डिविडेंड दे रहा है, जो भारत सरकार को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है डिविडेंड के रूप में, वो आरबीआई दे रहा है। और आरबीआई की एक्टिविटी क्या कह रही है? आरबीआई कह रहा है भैया गोल्ड खरीदो, डॉलर बेचो। तो डॉलर बिकने लग रहा है और गोल्ड खरीदा जा रहा है। और साथ में जो कुछ छोटी कंट्रीज़ हैं वो गोल्ड के साथ जो है उनके सेंट्रल बैंक सिल्वर भी ले रहे हैं, और सिल्वर का जो है ज्वेलरी का यूज़ भी है और बाकी अदर पर्पसेस भी हैं। और जो लोग म्यूचुअल फंड सही है ठहराते रहते हैं, और जिन लोगों ने एसआईपी कर रखी है इक्विटी की, वो भी उनका रुझान आप देखिएगा। मैं आपको अभी 2-3 महीने पहले या हो सकता है 4 महीने पहले आपको बता रहा हूँ, जो 4 महीने बाद आपको गोल्ड या सिल्वर में अगर प्राइस और यहीं पर बढ़ते नज़र आया 5-7% और अगर गोल्ड के प्राइस 2-3 महीने में बढ़ गए, जिसकी हमें काफ़ी उम्मीद है, तो यहाँ पर एक और चीज़ जो है अब चेंज होती हुई नज़र आएगी। वो ये चेंज नज़र आएगी, जो लोग कहते हैं ना म्यूचुअल फंड सही है, वहाँ पर
इन्वेस्टर कहेगा म्यूचुअल फंड इक्विटी वाला सही नहीं है, अब तो हमने गोल्ड या सिल्वर के ETF खरीदने हैं, या हमने SGB खरीदनी है, या हमने अगर म्यूचुअल फंड खरीदना भी है ना तो गोल्ड और सिल्वर का खरीदना है। हम अपना एक्सपोजर जो है इक्विटी से कम करेंगे और गोल्ड और सिल्वर की तरफ एक्सपोजर जो है, आम पब्लिक को भी ये बात समझ में आएगी कि जी इसके अंदर ये जो असेट्स क्लास है ये अब एक बेहतर रिटर्न्स इक्विटी के सामने दे सकती है। और अभी तो पिछले साल में तो दी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन जो रुझान होता है ना वो धीरे धीरे बदलता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि पीछे 2-3 साल से आप डिफेंस स्टॉक में अच्छा पैसा बना, गवर्नमेंट की जो PSU है रेलवे स्टॉक में पैसा बना, शिप कंपनीज़ में जो शिपयार्ड कंपनीज हैं उनमें अच्छा पैसा बना, जो शिप मेकिंग के बिजनेस में उनमें अच्छा पैसा बना। तो एक थीम चलती है, जब वो थीम के अंदर लास्ट लेग के अंदर पब्लिक आती है। लेकिन क्योंकि गोल्ड और सिल्वर एक इंटरनेशनल कमोडिटीज़ हैं तो ये खाली इंडिया के प्राइस से तो जो है, इंडिया तो प्राइस डिसाइड करती नहीं है, जो प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट में हम तो खाली उसको ट्रांसलेट करते हैं अपनी रुपये में कि किस भाव में। बट मुझे लगता है कि यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड की सिप चल रही है जिनकी, ठीक है जी, और सिप करके जो है पैसा बढ़ाने की कोशिश हो रही है, तो म्यूचुअल फंड्स की सिप जो इक्विटी ओरिएंटेड है और वहाँ पर इन्वेस्टर्स और जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने तो कर ही दिया काम। वो तो देखिएगा 6-8 महीने से पहले ही, और इवन उससे भी पहले से 1-1.5 साल से, और वो शिफ्ट कर चुके हैं भैया इक्विटी छोड़ो, गोल्ड या सिल्वर के जो ETFs हैं या उनके जो म्यूचुअल फंड्स हैं उधर शिफ्ट करो। मैं म्यूचुअल फंड्स के बजाय जो है ETF या जो सिल्वर बीज या निफ्टी बीज हैं या सिल्वर बीज हैं या गोल्ड बीज हैं या उनके ETFs हैं, वो ज़्यादा अच्छी चॉइस जो है इन्वेस्टर्स को लग रही है। और भारत का जो इन्वेस्टर है वो भी जागता हुआ नजर आएगा। आपको 6 महीने बाद देखिएगा तो हो सकता है 3 महीने में ही आपको तो असर दिख जाए। 3 से 6 महीने में जो अगर गोल्ड के प्राइस और सिल्वर के प्राइस यहाँ से 10% और बढ़ गए अगले 6 महीनों में, तो आप ये समझिएगा पब्लिक इक्विटी बेचती हुई नजर आएगी आपको। वो सारे लोग कहेंगे भाई इक्विटी बेचो, मेरा इक्विटी वाला म्यूचुअल फंड बेचो, मुझे तो गोल्ड या सिल्वर खरीदना है। तो यहाँ पर एक सेफ्टी भी है। बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो हमसे कभी कभी सवाल पूछते हैं, और मेरे से एक जो है इन्वेस्टर ने एक सवाल पूछा, उनसे मैंने 2 महीने पहले ये कहा था कि भाई आप ना सिल्वर का जो ETF ले लीजिए या गोल्ड का ETF ले लीजिए, आधा आधा आप डाल लीजिए। तो उन्होंने दोनों जगह आधा आधा डाल दिया। तो वो कहते हैं मेरे पास तो हर महीने पैसे आएंगे, अब मैंने तो सिल्वर सस्ते में लिया था, गोल्ड सस्ते में लिया तब तो महंगा हो गया, अब मैं खरीदूँ मेरे को तो कोई फ़ायदा नहीं। मैंने उनको एक ही बात कही कि देखिए अगर आपके दादाजी ने, आपके पिताजी ने आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले इंडिया में अगर सिल्वर या गोल्ड कुछ भी खरीदा होता, उन्होंने बेचा ही नहीं होता, प्रॉपर्टी खरीदी होती और वो बेची ही नहीं होती, तो भाव तो तब भी बढ़े होंगे। तो ये जो ऐसी चीज़ें हैं जिनके सदियों का इतिहास है, तो चाहे वो गोल्ड है चाहे सिल्वर, और देखिएगा इनका समय ना हमेशा नहीं रहता कि गोल्ड खरीद लिया या सिल्वर खरीद लिया, बट कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं जब ये जो है कुछ सालों के बुल रन के अंदर आते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो समय है ये हो सकता है, देखिएगा मेरी तो गट फीलिंग यही कह रही है कि ये दोनों असेट्स क्लास, चाहे वो गोल्ड है चाहे वो सिल्वर है, यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा, मैं ये तो नहीं कहूँगा सारा डाल दीजिए मेरी तरह, मैं हालांकि सारा नहीं डाल रखा लेकिन मेरा मेजॉरिटी हिस्सा है आज की डेट में, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई आप सारा डाल दीजिए, बट मैं ये मानता हूँ कि अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई करके रखिए। बट इन दोनों असेट्स क्लास को भी आज की डेट में एक बैलेंस पोर्टफोलियो के नज़रिए से जगह जरूर से ज़रूर मिलनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इन गोल्डन रिमार्क्स के साथ, हो सकता है कि इनका ये गोल्डन रिमार्क्स हैं या नहीं है, क्योंकि गोल्ड से रिलेटेड है इसलिए मैंने गोल्डन रिमार्क्स कहा। और अगर इनमें फ्रूटफुल रिटर्न्स हमारी बनी भी है पिछले 6 महीनों में और पिछले साल में भी और 1.5 साल में भी, तो हमें तो लगता है कि ये जो गोल्डन वर्ड्स हैं ये सच में गोल्ड के साथ गोल्डन वर्ड्स हैं, और हमें लगता है कि अभी अगले 2 साल शायद गोल्ड के लिए और बेहतर हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो शब्द मैंने कहे ये आगे चल के भी जो है गोल्डन या सुनहरी शब्द जो हैं रहेंगे। इसी कामना के साथ आज की इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।